फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKG क्लासे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी है फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में 4 पॉइंट है। पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है। तो पार्ट 2 वीडियो है। पहले पार्ट 1 नहीं वीडियो देखें तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, इसके बाद यह वीडियो देखिएगा, बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों। तो पोषण कल पढ़ लिए थे, पोषण क्या है, फिर उनके प्रकार को पढ़े थे। आज पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। ठीक है दोस्तों, आज का पॉइंट है जंतुओं में पोषण कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कह रहे हैं एक कोशिकीय जंतु में पोषण। ठीक है दोस्तों, एक कोशिकीय जंतु में पोषण कैसे होता है। तो एक कोशिकीय जंतु में पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हो गया अमीबा हो गया। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव है। अब कह रहे हैं कौन कौन 3 चरण है। पहला है अंतग्रहण, इसके बाद पाचन है और इसके बाद बहिष्करण है। तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, पहले अंतर्ग्रहण को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए करें अंतर्ग्रहण क्या है। ठीक है, इसको पहले समझेंगे अंतर्ग्रहण क्या है। तो दोस्तों, एक कोशिकीय प्राणी द्वारा भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक कोशिकीय प्राणी, ठीक है, जैसे अमीबा है, द्वारा भोज्य पदार्थों को, ठीक है, शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। समझ में आ गया। दूसरा है पॉइंट है कि दोस्तों पाचन। ठीक है दोस्तों, पाचन क्या है, तो अंतर्ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल व छोटे छोटे अणु में तोड़ने या अपघटन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, पाचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। पाचन क्या है, अंतर्ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल एवं छोटे छोटे टुकड़ों को अणु में तोड़ने या अपघटन करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से, जहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं खाने के लिए, वहाँ से पाचने का कार्य आरंभ होता है और आते छोटी आंत में जाकर समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और चलिए तीसरा पॉइंट है दोस्तों हम लोगों का बहिष्करण। बहिष्करण क्या है, तो बहिष्करण कहने का मतलब क्या है, पाचन के बाद बचे शेष अवशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब बहिष्करण क्या है, तो पाचन के बाद, ठीक है, बचे शेष अवशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है। इसमें कई प्रकाशनों का सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पॉइंट है हम लोगों का अमीबा। ठीक है दोस्तों, अमीबा भोजन ग्रहण कुटपादों के द्वारा करता है। कहेगा क्वेश्चन कि अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है, तो कुटपादों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कुटपादों के द्वारा। और अगला पॉइंट है अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस भोजन राजधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब चलिए आप लोग को चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं देखिए, मान लीजिए कि ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है, हो गया अमीबा है, ये अंदर का इसका पार्ट है। ठीक है, और जो भोजन यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये भोजन है। ठीक है, दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि ये भोजन हो गया। ठीक है, भोजन हो गया ना, इसका कैसे ग्रहण करेगा अभी बता रहा हूँ। जो यहाँ पर निकला है ना, इतना और इधर से इतना, ये यहीं को ऐसे करेगा, इसको ऐसे करके और बंद कर लेगा। यहाँ पर देखिए, यहीं पार्ट वाला यहाँ पर दिखा रहा है भोजन राजधानी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुटपाद हो गया और कुटपाद के द्वारा फैलाता है अपना
ठीक है दोस्तों, शरीर का सतह, और इसी के द्वारा भोजन राजधानी कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। और देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे अमीबा हो गया फर्स्ट। ठीक है, यह दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर बीच में जो होता है यह केंद्रक होता है, यहाँ से भोजन किया। ठीक है दोस्तों, और केंद्रक आप लोग समझ में। देखिए जो ये वाला भोजन है, तो यहाँ पर देखिए ये अपना फैलाया, इसमें आधा छोड़ा, और यहाँ पर बहिष्करण भी कर दिया। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं पॉइंट की तरह। पैरामीशियम के बारे में समझिएगा चित्र के डायग्राम के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ये रहा आप लोगों का पैरामीशियम का चीज़। ठीक है ना, आप लोग दिखाई दे रहा होगा। जूम करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हूँ, जैसे कि ये दोनों है ना परत, इस सिलिया का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर भोजन है छोटे छोटे, ये भोजन का कण हो जाएगा। यहाँ पर जो ये है ना, ये कोशिका मुख या साइटोस्टोम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भोजन राजधानी है ये पैरामीशियम का। ठीक है दोस्तों, पैरामीशियम के यहाँ पर भोजन राजधानी है। और दिखा रहा हूँ, ये जो बड़ा सा है ना, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर यह भोजन राजधानी का निर्माण होता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, भोजन राजधानी का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर चित्र यहाँ से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिलिया हो जाएगा, यहाँ पर भोजन के कण हो जाएगा, कोशिका मुख या साइटोस्टोम यह होगा। यहाँ पर भोजन राजधानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब भोजन राजधानी का निर्माण कैसे होता है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जूम कर दिया हूँ यहाँ पर छोटा सा फिगर में। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण। ठीक है दोस्तों, बहुकोशिकीय जंतुओं में कैसे पोषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, और एक कोशिकीय जीव में कितनी चरणों में पूर्ण होती हैं, 3 चरणों में। ठीक है दोस्तों, तो 3 चरण पढ़ लिए, और ये 5 चरण आप लोगों को बहुकोशिकीय जीव में पढ़ना है। ठीक है, तो बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण, फिर पढ़ेंगे पाचन, ठीक पढ़ेंगे अवशोषण, तब स्वांगीकरण, ठीक इसके बाद बहिष्करण। ठीक है, तो पहला है अंतर्ग्रहण। ठीक है दोस्तों, चलिए अंतर्ग्रहण के बारे में पढ़ा जाए। कह रहे हैं अंतर्ग्रहण क्या है। ठीक है दोस्तों, अंतर्ग्रहण क्या है, परिभाषा से लेकर यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी कराया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि अंतर्ग्रहण क्या है दोस्तों, बहुकोशिकीय जंतुओं में भोज्य पदार्थों को मुख गुहा के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा है हम लोग का पॉइंट पाचन। पाचन क्या है, अंतर्ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को सरल व छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अंतर्ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पचने के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। तो अवशोषण क्या है दोस्तों, तो पचित भोजन। ठीक है दोस्तों, पचित भोजन भोज्य पदार्थों में से उपयोगी भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्वांगीकरण। ठीक है, 4 नंबर, अवशोषण भोज्य पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बहिष्करण। अपचे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। आप लोग को 5 पॉइंट हैं। अब पांचों पॉइंट आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई रहेगा, याद कर लीजिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पांचों के बारे में पहले अंतर्ग्रहण है, इसके बाद पाचन है, इसके बाद अवशोषण है, तब स्वांगीकरण, इसके बाद बहिष्करण। तो बहुकोशिकीय जीवों में 5 प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है दोस्तों, पूर्ण होती है पाचन। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगर नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा, VKG क्लासेज मार्कर। ठीक है, अब चलिए मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे।
मनुष्य का पाचन तंत्र हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है और वीवीआई पॉइंट है। इस पार्ट का वीवीआई पॉइंट है मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है दोस्तों, और मनुष्य के पाचन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र क्या है दोस्तों? मनुष्य के पाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित यानी कि भाग लेने वाले अंगों को क्या कहते हैं दोस्तों? पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे में मुख आ जाएगा, ग्रासनाली हो जाएगा, आमाशय हो गया, आंत यानी कि छोटी एवं बड़ी आंत यकृत हो जाएगा एवं अग्न्याशय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला है हम लोग का मुख गुहा के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं मुख गुहा की तरह। तो पहला हम लोग का पॉइंट है कि दोस्तों मुख गुहा। ठीक है दोस्तों, मुख गुहा क्या है? तो मनुष्य का मुख है एक दरार के समान है जो ऊपरी एवं निचली जबड़ों के रूप में खुलती हैं। ठीक है दोस्तों, इनके ऊपरी जबड़े स्थिर तथा निचली जबड़ा गतिशील होती हैं। उन जबड़ों के दांतों की एक पंक्तियाँ होता है तथा मांसल भाग के रूप में जीवा यानी कि जीभ ये स्थित होते हैं। मुख गुहा के अंदर जीभ एवं दांत स्थित होते हैं जो निचले एवं ऊपरी जबड़े से बंद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कह रहा है कि दांत क्या है? तो दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत मनुष्य के शरीर में सबसे पीछे जन्म लेने वाली हड्डी है। यह दांत जो है ना, यह हड्डी की श्रेणी में आता है और जन्म के पश्चात इन जो 6-7 महीना हो जाते हैं इनके बाद तो 2-4 दांत होते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम एवं फास्फोरस से बने होते हैं। इसमें विशेष प्रकार की चमक यानी कि इनामल के कारण होती हैं और जो शरीर का कठोरतम भाग है ना, ये इनामल ही है जो। ठीक है दोस्तों, दांत जीवन में 2 बार आता है। एक बचपन में कहा जाता है दूधा दांत, और इसके बाद जो आता है उसके बाद पूरा जिंदगी रहता है। ठीक है दोस्तों, कितने बार आता है दांत? तो 2 बार आता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है इसी में मनुष्य के अंदर। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के अंदर सबसे कठोर भाग दांतों का है। ठीक है दोस्तों, दांतों का सबसे कठोर भाग है और मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती हैं और मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 32 होती हैं। ठीक है, समझ आ गया? मुख गुहा और दांत के बारे में पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है दांत के प्रकार। ठीक है दोस्तों, दांत के प्रकार। तो दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड मॉडल में पूछा गया सवाल है। बोर्ड 2020 में पूछा गया भी सवाल है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्यों को लिखे। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन? रदनक, कृदंत, चौणक और अग्र चौणक, इंसिजर, कैनियन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन सा? तो रदनक, कृदनक, चौणक और अग्र चौणक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चारों दांत के बारे में। तो चलिए कह रहे हैं कि रदनक क्या है। ठीक है, रदनक क्या है? तो इसका कार्य चीरना एवं फाड़ना होता है। कि सिर्फ रदनक का कार्य कितना होता है? क्या होता है? चीरना एवं फाड़ना। और कृदंत का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है काटना और ये आगे ऊपरे नीचे बीचों बीच स्थित होता है एवं चौड़े होते हैं। इसका आकार चौड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, और चौड़ना के बारे में, मोलर के बारे में, यह दोनों का कार्य चबाना एवं पिसाना होता है, पीसना। ठीक है दोस्तों, और अग्र चौड़ना का भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो चौड़ना का कार्य क्या होता है? चबाना या पिसाना। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब चलिए अब दांत के भाग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दांत के कितने भाग होते हैं दोस्तों? तो दांत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन सा? ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचली भाग। ठीक है दोस्तों, अब इसे शिखर कहा जाता है ऊपरी भाग को, इसे ग्रीवा कहा जाता है मध्य भाग को, और इसे जड़ कहा जाता है निचले भाग को। समझ में आ गया? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
चलिए पहला पॉइंट पढ़ लिए मुख गुहा। अब दूसरा पॉइंट पढ़ना है ग्रास नाली। ठीक है दोस्तों, ग्रास नाली क्या है? तो ग्रास नाली का पाचन की क्रिया में कोई विशेष योगदान नहीं है। इसका कार्य सिर्फ यही है कि यह भोजन को मुख गुहा से लेकर अमाशय तक पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, अमाशय के तक यह पहुंचाना है भोजन का, जो ग्रास नाली का कार्य है। अब अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अमाशय क्या है? अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित यह द्विपालिका थैली जैसी रचना होती है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। अमाशय का पिछला भाग सरकरा होता है तथा एक छिद्र के रूप में पक्वाशय में खुलता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है, तब अमाशय में पाइलोरी ग्रंथियां से 2 प्रकार के जठरस स्रावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अमाशय के रहा यह। अगला पॉइंट है हम लोग का पेप्सिन। ठीक है, यह प्रोटीन का पाचन करता है तथा प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। समझ में आ गया? मुख गुहा और ग्रास नाली और अमाशय के बारे में पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत क्या है? इसका प्रारंभिक भाग अंग्रेजी के अक्षर यू के समान होता है और छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन का अवशोषण होता है। क्वेश्चन पूछेगा भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो मुख गुहा से होता है। और कहाँ अंत होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत में पूर्ण होता है। अब कह रहा है अगला पॉइंट है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है दोस्तों, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कराएं कि रसांकुर। ठीक है दोस्तों, रसांकुर क्या है? तो छोटी आंत के जिस भाग में भोज्य पदार्थों का पाचन और शोषण होता है उसे रसांकुर कहते हैं। और शुद्रांत क्या है? छोटी आंत के जिस भाग में वसा का पाचन एवं अवशोषण होता है शुद्रांत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है कि यकृत को पढ़ना है। यकृत के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला तो लीवर, यानी कि लीवर क्या है? तो यह यकृत मानव शरीर के अंतर सारे बड़ी ग्रंथि है, सांसें बड़ी ग्रंथि हैं। इसका वजन होता है 1.5 से 2 kg। ठीक है दोस्तों, 1.5 से 2 kg होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के पीछे स्थित होता है। अमाशय के कुछ भाग को ढके रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अमाशय के कुछ भाग को ढके रहते हैं। इसके चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। ये आप लोग का यकृत को जो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यकृत। चलिए और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों का मनुष्य का पाचन। ठीक है दोस्तों, मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो ये रहा आप लोग का मुख। ठीक है, मुख गुहा हो गया। यह जो ऐसे ऐसे पाई रहता है ना, जो यह ट्रैकिया हुआ है आप लोग को। ठीक है दोस्तों, इसे ट्रैकिया कहते हैं। जो ऐसे है ना चित्र, इसको डायफ्राम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसे इतना चित्र है ना, यह यकृत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पित्त के थैली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर छोटी आंत है। यहाँ पर एम्पिडिक्स है। ठीक है दोस्तों, ये रहा पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 भाग कह सकते हैं। और इस तरफ कहेंगे यह जो है ना, ये लाल ग्रंथि हैं। और जो यहाँ पर ग्रास नाली है, यहाँ पर जो इतना थैली की जैसा है यह पलिया है। यहाँ पे भी अमाशय है और यहाँ से यह अग्नाशय है। और यहाँ से लेकर ये दोनों भाग कोलन है। और लास्ट में हाइबस्किया जो मूत्र होता है, जो ये कहलाता है रेक्टम। ठीक है दोस्तों, छोटी ही वीडियो कर रहे हैं, छोटी डायग्राम से आप लोग को पूरा समझा दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों को बता दे रहा हूँ बड़ी आंत के बारे में। ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत क्या है? तो यह बृहदांत्र तथा मलाशय में बटी होती हैं। बृहदांत्रिका दीवार बाहरी की ओर छोटी छोटी थैलियों के रूप में फूल रहती हैं। मलाशय की दीवार भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर फूली रहती हैं। यह गुदा से होकर बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है दोस्तों,
यह गुदा से लेकर होकर बाहर निकलती हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप पर पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो, ठीक है दोस्तों। पार्ट 1 ठीक है दोस्तों और पार्ट 2 ठीक है दोस्तों, 2 वीडियो बना। आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करें तो और बेहतर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव का संग्राम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा यहाँ पर, इसमें सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव करा दिए, लेकिन अलग से आप लोगों को वीडियो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख कर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक्स, गुड बाय।